जो हमारा सुबह का विषय चल रहा है संस्कार के विषय में, वो हमें संस्कार के विषय में महाराज जी एक विशेषता हुई आज कह दे रहा हूँ। यहाँ संस्कार के विषय में समझाया गया मगर परिवर्तन भी आ गया लोगों के यहाँ। मैं आज 2 घर में गया। कितने घर में गया? 2 घर में गया। एक घर में बैठने के लिए गए, एक घर में भोजन के लिए गए, मगर दोनों शिल्पी हमारी जो मेरी शिष्या है शिल्पी ने कही पंडित जी साहब क्या अब दोबारा आना नहीं आना? क्या सुनो भाई क्या बोली? पंडित जी साहब दोबारा घर में जरूर पधारना पधारना पधारना। तो मैंने कहा संस्कार आ गए। प्रकाश भैया के यहाँ गए आज अंधों के लिए, भाभी कह रही थी, बहू कह रही थी कि पंडित जी साहब दोबारा पुनः घर में पधारना। उनका संस्कार का कुछ फर्क मिला, कुछ तो परिवर्तन आया है। तो उनके लिए केक खिला दो आप लोग, फूल तो बनता है ना। बोलो गुरु महाराज की जय। और मैं श्री महाराज जी से निवेदन करता हूं हमको संस्कार की दर्शनं चित्स्वरूपस्य दर्शनं शाश्वतम् दर्शनं शुद्धतत्त्वस्य मोक्षमार्गस्य साधनम् हरिहन्तं सिद्धं नत्वा आमयामि निरन्तरम् यथा पदं त्वया लब्धम् तथा च मे भवे प्रभो। रमते स्वानुभूतो कारणं करणं गुरुम् आत्मनः दृष्टिसंयुक्तम् भक्तिपूर्वं नमाम्यहम्। द्रव्यभावस्य द्विभेदम् श्रुतं चिन्वचनमहो मम कल्याणार्थं हृदये नित्यमेव प्रकाशिताम् शुद्धधर्माश्रयं कृत्वा चेतनालक्षणं कहो ब्रह्मानन्दकदातारम् देवं गुरुं सुतं नमः। देवं गुरुं श्रुतं नमः। देवं गुरुं श्रुतं नमः। संस्कार
व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा वैभव होता है। अच्छी आदतें सीखना, अच्छी प्रकृति बनाना, जब ये चीज सहज हो जाए तो ये अच्छे संस्कार आदमी के जीवन में एक वैभव के रूप में काम करते हैं। क्योंकि व्यक्ति की पहचान संस्कारों से होती है, जाति से नहीं होती। ऊंची जाति का व्यक्ति है और संस्कार उच्च नहीं है तो उसकी उच्चता प्रामाणिक नहीं होती। सामान्य जाति का व्यक्ति हो और संस्कार उसके बहुत अच्छे हैं तो दुनिया में उसे आदर के योग्य माना जाता है। इसीलिए आचार्य समंतभद्र देव ने लिखा था कि सम्यक तो सहित नीच जाति का जीव भी देवताओं के द्वारा पूजित होता है। सम्यक तो सहित जीव नीच जाति का हो तो भी देवताओं के द्वारा पूज्य होता है। क्योंकि जाति शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जाति किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की कोई जाति नहीं। इसलिए आत्मा संस्कारों से श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। हमारी जो आदतें पड़ी हैं, इस जन्म में हमें जो जो भी आदतें मिली हैं, जिनके तहत हम अपना जिंदगी जी रहे हैं, इनमें कई सारी आदतें अच्छी भी हैं और कई आदतें बुरी भी हैं। हम ये तय कर लें कि कौन सी आदतें हमें बचा कर रखना है और भी कौन सी आदतें हैं जो जीवन में हमें दुख के कारण बनती हैं या निंदा के कारण बनती हैं, लोग हमारी गलत रूप में चर्चाएं करते हैं। इस प्रकार की जो भी आदतें हैं, जो संस्कार बन गए हैं, उनमें हमें परिवर्तन अवश्य करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी खोटी आदतों के कारण घर परिवार में भी तनाव की स्थितियां बनी रहती। समाज में एक दूसरे के बीच सामाजिक वातावरण विकृत होता रहता है। इस कारण से अपनी जो मानसिक आदतें बन जाती हैं, अपने जो गलत संस्कार बैठ जाते हैं, इन कारणों से घर परिवार समाज भी प्रभावित होता है। तो सबको सहेजना है, सबको अच्छा बनाना है, सबके साथ आनंद पूर्वक जीना है। इसके लिए एक ही उपाय है, अच्छे संस्कार बनाना। क्या करना? सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए क्या करना? अपनी आदतों को बदलने की आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में जितनी आदतें हैं वे सब अच्छी हैं, ये कोई नहीं कह सकता। हर आदमी के जीवन में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। बस ये है कि किसी के जीवन में बुराई ज्यादा है तो अच्छाई कम है, और किसी के जीवन में अच्छाई ज्यादा है तो बुराई कम है। लेकिन अच्छा बुरा हर व्यक्ति के जीवन में सहयोग बना रहता है। ये संस्कार अच्छे और बुरे रूप में हर आदमी के जीवन में काम करते हैं। आज सुबह हमने आपको अच्छे संस्कारों के बारे में कुछ 18 सूत्र लिखवाए थे, जिनमें इस प्रकार की आदतें अगर हमारी बनती हैं तो काम बनता है। अगर इनमें से 2, 4, 10 बातें भी जीवन में आ गई तो काफी कुछ काम बन सकता है। अभी जैसा भाई प्रदीप जी ने संकेत किया कि हम 2 घरों में गए और दोनों घरों में ही उनसे कहा गया, पंडित जी पुनः पधारिए।
ये सीखने का मतलब ही ये है। हमने सुबह कहा था कि कापी अलमारी की शोभा नहीं बननी चाहिए, कापी में लिखना है। और कहाँ? कापी में लिखना है और हृदय में रखना है। लिखना भर नहीं है, लिखने के साथ साथ रखना भी है। एक नियम काफी है आदमी उठाने को। नरेंद्र दर्पण जी थे हमारे तानस समाज में, बहुत कुशल बुद्धि के धनी थे और कवित्व शैली में निष्णात थे। उनकी कविताएं एक बार प्रकाशित हुई थी। ये उनकी ही पुस्तक की कविता का अंश जो हम बोल रहे थे, पूरी कविता को एक छंद में आपको सुनाना चाहता हूँ, अच्छा लगेगा। सुना दो प्लीज। एक नियम काफी है आदमी उठाने को, एक करम काफी है नजर से गिराने को। एक नियम काफी है आदमी उठाने को, एक करम काफी है नजर से गिराने को। माना कि जीवन ही सुख दुख की झांकी है, माना कि जीवन ही सुख दुख की झांकी है। सच्चे दुख की तूने सुख की नहीं, सच्चे दुख की तूने कीमत ना आकी है। एक तीर काफी है, एक तीर काफी है अब रुलाने को। एक तीर काफी है आत्मा जगाने को। एक नियम काफी है आदमी उठाने को, एक करम काफी है नजर से गिराने को। जीवन की वीणा में राग सभी बजते हैं, एक राग उठता है दूसरे मचलते हैं। एक राग काफी है, एक राग काफी है बेसुध हो जाने को। एक राग काफी है भव से तिर जाने। बोलिए एक नियम काफी है आदमी उठाने को, एक कदम काफी है नजर से। आती है बात समझ में? एक छोटा सा नियम व्यक्ति को उच्च सिंहासन पर विराजमान कर देता है और एक छोटा सा बुरा कर्म व्यक्ति के सारे गुणों को, सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। संसार का स्वरूप है, यहाँ अच्छे की अच्छाई होती है और बुरे की बुराई होती है। किसी बुरे व्यक्ति को आपने देखा, उसके बारे में आपने कभी प्रशंसा नहीं सुनी होगी। कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो कोई उसे भला नहीं कहेगा, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जीवन में अच्छे संस्कार होना अनिवार्य है।
अपनी जो भी आदतें हैं उनके बारे में हम स्वयं सजग होकर चिंतन करें, विचार करें और उनमें सुधार करें। अगर थोड़ी सी भी आदतें अपनी बदल घर परिवार में समाज में, तो समझना अपना संस्कार शिविर सार्थक हो। थोड़ा सा भी बदलाव आया, बदलने का आपने मन बना लिया, परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया, तो अपना ये शिविर सार्थक हो जाएगा। आपका एक नियम चल रहा है, आपका एक नियम चल रहा है। कौन सी तारीख से? कौन सी तारीख से? 23 है ना, 23 तारीख से चल रहा है। कब तक के लिए चल रहा है? 29 तक ना, 29 तारीख तक चल रहा है। कौन सा नियम चल रहा है? कौन सा नियम चल रहा है? जो लोग कर रहे हैं, वे बोल रहे हैं, उन्हें याद है। जो नहीं बोल पा रहे, कर रहे हैं, वो भी संभावना है। पर जो लोग ना बोल रहे हैं ना कर रहे हैं, वो अलग दिख रहे हैं। नियम लिया था, हमने कहा भी था कि पालन करो तो नियम लेना, नहीं तो अभ्यास करना। कौन सा नियम लिया था? आप विचार कर लो कौन कौन के टूटे, और टूटे तो संस्कार अच्छा है कि बुरा है? अच्छी बात नहीं है ना। नियम लेकर तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर भूल गए तो प्रायश्चित कर उसे वापस प्रारंभ करें। 29 तारीख कितने श्वासोच्छ्वास में पढ़ना है नमोकार मंत्र? हाँ जी, नहीं, टोटल कितने में पढ़ना है? 27 श्वासोच्छ्वास में। कितने बार पढ़ना है? 9 बार पढ़ना है। और एक आदत अपन अपनी नहीं सुधार पा रहे, ये बड़ा छोटा संस्कार है, बुरा नहीं मानिएगा, बोलने में आता है। जिनवाणी स्तुति के बाद हम 9 बार नमोकार मंत्र तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए उसके लिए, थोड़ा सा 1.5 मिनट का 2 मिनट का टाइम दीजिए और कम से कम पूरा पढ़िए आराम से। अगर हर 1 मिनट बाद भी पहुंच जाएंगे तो घर ही तो जाना है ना। इतना कोई खास काम तो नहीं है कि आप नमोकार मंत्र को गुण 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 करके दूसरी पढ़ के चले जाओ, क्या हासिल हो जाएगा? ये सत्संग के बाद, जिनवाणी श्रवण के बाद जो हमसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं, ये उनके प्रायश्चित का विधान। और अगर हम वो प्रायश्चित भी तरीके से नहीं कर पाए, तो जो पाप का बंध हमने किया उसको हम यहाँ से साथ लेकर जा रहे हैं, ये क्या रखे। जो पाप का बंध हमने छोटी मोटी गलतियां करके किया, अगर 9 बार नमोकार मंत्र हम तरीके से नहीं पढ़ सके, ये संस्कार हमने नहीं सुधारा, तो ये जो पाप का बंध यहाँ अबुद्धि पूर्वक बुद्धि पूर्वक जैसे भी हुआ, उसको हम यहाँ से साथ लेकर जा रहे हैं, ये ख्याल रखें। आज से इस संस्कार को बदलना है। आज हम लोग एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाएंगे, वो पूरा नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, तब तक सबको कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रहना है। उनके साथ मन ही मन नमोकार मंत्र पढ़ना है। आज अपना अपना नमोकार मंत्र कोई नहीं पढ़ेंगे। 1-2 बार इतना प्रयास करना है, इस संस्कार में सुधार आवश्यक है। देखो बात छोटी सी है लेकिन जाती छोटी तक है, कहने को छोटी सी है और नुकसानदेह बहुत ज्यादा है। इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। तो क्या कर रहे हैं आप? कितने बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं? 9 बार। कितने श्वासोच्छ्वास से पढ़ रहे हैं? 27 श्वासोच्छ्वास पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं?
ठीक है, हम अभी हाथ नहीं उठवा रहे, एक आध दिन उठवा के देखेंगे। जो लोग भूल गए हैं, अगर आज उन्हें याद आ रहा है तो भगवान से, गुरु महाराज से हाथ जोड़ के माफी मांग के आज से शुरुआत करो और 29 तारीख तक उसे कंप्लीट करो। दोनों टाइम पढ़ना है, रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद। कब पढ़ना है? सोने के, हाँ, सोने के बाद, उठने के पहले नहीं। अच्छा, हाँ, बच्चे बहुत होशियार हैं। एक बच्चे ने कहा था, हम तो सोने के बाद पढ़ लेते हैं और उठने के पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, क्या पढ़ोगे? पढ़ना है सोने के पहले और सुबह उठने के बाद। नियम से पढ़ रहे हैं ना? आज फिर हमने याद दिलाया है कि अगर भूल रहे हो तो आज से उसे फिर स्मृति पूर्वक दोनों समय जारी रखिए। चलिए आगे की बात करेंगे। दरवाजा खोल दीजिए। हाँ, संस्कार जीवन में बहुत आवश्यक चीज है। आप किसी वस्तु को बार बार साफ करेंगे, आपके यहाँ सफाई होती है, वेदी के शिखर की भी सफाई होती है, ग्रंथों की भी धूल झड़ती है, सारी अलमारियों में सफाई नजर आ रही है। मान लो आप 8-15 दिन, महीना भर सफाई ना करें तो क्या होगा? धूल जम जाएंगी, एक अच्छाई दबती जाएगी। स्वच्छता जरूरी है। बर्तन को अगर 2-4-8 दिन नहीं मांजे तो बर्तन गंदा हो जाएगा। ऐसे ही अपने मन को अगर हम 2-4-8 दिन नहीं मांजे, खोटे संस्कारों से परिमार्जित नहीं करें तो मन भी गंदा हो जाएगा, संस्कार गंदे हो जाएंगे। तो आदतों को हर दिन मांजने की जरूरत है, गलतियों का हर दिन परिष्करण करने की आवश्यकता है। ये चीज है जो सामायिक करने में 4 अंग आते हैं ना। सामायिक करने के लिए 4 अंग हैं, श्रावकों के लिए भी, साधकों के लिए भी, सभी के लिए। सामायिक में 4 अंगों के द्वारा आत्मा की शुद्धि का मार्ग बनता है। बोलिए, आलोचना, आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। आत्मशुद्धि के 4 सोपान ये लिख रहे हैं आप तो लिख लें। आत्मशुद्धि के 4 सोपान। सामायिक में इन 4 अंगों के द्वारा आत्मशुद्धि का मार्ग बनाया जाता है। ये सामायिक के अंग हैं, इनके द्वारा सामायिक की कुल की पूर्ति होती है और आत्मा के संस्कारों में निखार लाने के लिए ये उपाय किया जाता है। कितने अंग हैं? 4। कौन कौन से? आलोचना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। जैसे बर्तन को आप मांजते हैं तो बर्तन में चमक आती है, ऐसे अपने अंतरंग को मांजने के लिए ये 4 आधार हैं। इन 4 चीजों से हम अपने अंतरंग को मांजेंगे तो अंतरंग में चमक आती है। इस चमक का नाम है अच्छे संस्कारों का ग्रहण होना। इस चमक का नाम है अच्छे संस्कारों का जीवन में आना। ये चीज समझने की है। तो अच्छे संस्कारों के बारे में हमने आपको सुबह बहुत सारी चीजें लिखवाई थी। इनमें से कई सारी चीजें इमीडिएट पालन करने के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहिए। और हम भी देखेंगे कि आखिरी तक आपने कितने अच्छे से संस्कारों को ग्रहण किया। अब हम बुरे संस्कारों की ओर चलते हैं, उन्हें समझने के लिए कि बुरे संस्कार किस रूप में हो सकते हैं, बुरे संस्कार किस किस जाति के हो सकते हैं जो हमारे
हमारी आत्मा के लिए अहित की ओर ले जाते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। और इन संस्कारों को हम इसलिए समझना चाहते हैं कि अपनी आत्मा को हम इन बुराइयों से बचा सकें, अपनी जिंदगानी को इन बुरी बातों से सचेत कर सकें, सावधान रख सकें और अपनी आत्मा की शुद्धि का मार्ग बना सकें। कारण छैडाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है कि गुणों के साथ साथ दोषों को जानना भी जरूरी है। गुणों के साथ साथ दोषों को जानना भी जरूरी है। कुंडली में कितने गुण मिल रहे हैं? हाँ, मनी मन अंदाज लगा लीजिए कितने गुण मिल रहे हैं, आपने लगा लिया। और कितने गुण नहीं मिल रहे, आप ये थोड़ी देखते हैं कितने गुण मिल रहे हैं, बस हो गया काम। गुण मिल रहे हैं वो भी देखते हैं और गुण नहीं मिल रहे वो भी देखते हैं। तो जिंदगी के दो पहलू हैं, एक अच्छाई का पहलू है, दूसरा बुराई का पहलू। हमें दोनों पहलुओं के प्रति सजग रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में एक सूत्र लिखा है, बिन जाने तै दोष गुणन को कैसे तजिए करिए। बोलिए, बिन जाने तै दोष गुणन को कैसे तजिए। हाँ, एक बार मेरे बोलने की बात दोहराइए, बोलिए, बिन जाने तै, बोलो एक बार अच्छे से बोलो, बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। समझ में आया कि बिना जाने गुणों को ग्रहण कैसे किया जाए और बिना जाने दोषों को त्याग कैसे किया जाए। तो दोषों को जानना इसलिए जरूरी है कि उनका त्याग करना है, और गुणों को इसलिए जानना जरूरी है कि उनको ग्रहण करना है। अच्छे संस्कारों को हमने गुणों के रूप में समझने का प्रयास किया, इन्हें ग्रहण करना है। और अब समझ रहे हैं हम बुरे संस्कारों को, जिनके त्याग करने की अपेक्षा मन में रखकर चलना कि ऐसी कोई चीज अपने जीवन में है या इस लेवल की कोई बुराई अपने जीवन में है, उसे हम सुधारने का, दूर करने का प्रयास करें। हेडिंग डालिए, बुरे संस्कार। हाँ, डाल दिया, वाह, बहुत अच्छा। क्योंकि अच्छे संस्कार का हेडिंग आप डाल चुके हैं। हमने अच्छे संस्कार पहले इसलिए समझे कि इनका प्रभाव ज्यादा बना रहे, बुरे संस्कार बाद में इसलिए समझ रहे हैं कि इनका असर अपने मन मस्तिष्क पर ज्यादा ना हो पाए, लेकिन ख्याल में आ जाए कि गलतियां हैं तो इनमें सुधार आवश्यक है। हेडिंग क्या डाला आपने? बुरे संस्कार। लिखिए, अपने से बड़ों की बात नहीं मानना, अपने से बड़ों की बात नहीं मानना। अगला बिंदु, किसी भी बात के लिए जिद करना, किसी भी बात के लिए जिद करना। हमेशा आलस्य प्रमाद, अगला बिंदु, हमेशा आलस्य प्रमाद में रहना। 3 हो गए, हुए ना? हाँ, पहला दिखाया था हमने, अपने से बड़ों की बात नहीं मानना। दूसरा बिंदु लिखाया, किसी भी बात के लिए जिद करना। और तीसरा बताया, हमेशा आलस्य प्रमाद में रहना। दरअसल क्या है कि घर में, परिवार में अपने से बड़ों का अगर हम आदर करते रहेंगे तो उनकी बात मानने की गुंजाइश रहती है। और अगर हम अपने से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखेंगे तो ऐसा लगेगा, अरे ये तो कुछ भी कहते रहते हैं, इनकी तो आदत है, 60 साल में सटिया जाते हैं, बस ये सब चल रहा है। और इस प्रकार का सोचने वालों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जिंदगी की चलती फिरती पाठशाला होते हैं।
बड़े बुजुर्गों का जो जीवन है, चूंकि जीते जीते समय निकलते निकलते उनके जिंदगी में अनुभव बढ़ते जाते हैं। हमारे गुरुदेव ज्ञानानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे, अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, जिंदगी जीने से अनुभव बढ़ते हैं। अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, जिंदगी जीने से अनुभव बढ़ते हैं। आप स्वाध्याय करते रहें, अध्ययन करते रहें, इससे क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप जीवन जिएंगे, 40 साल में कुछ और अनुभव होंगे, 50 में कुछ और होंगे, 60 में कुछ और होंगे, 70 में कुछ और होंगे। आपकी वृद्धावस्था की किताब खुलती जाएगी, 80-90 में आप जिंदगी की चलती फिरती पाठशाला बन जाएंगे, क्योंकि इतना जीवन जीने से ढेर अनुभव आपके जीवन में हो जाएंगे। इसलिए जीवन जीने से अनुभव बढ़ते हैं और अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है। तो हमें अनुभव लेने हैं, सीखना है, बुराइयों के प्रति सजग रहना है, अपने से बड़ों का आदर करना आवश्यक है। आजकल बच्चों में एक बुराई आ रही है, बच्चों में एक बुराई आ रही है। क्या आ रही है? हाँ, वो बुराई हम बता रहे हैं आपको। जो बुराई आ रही है, कैसे आ रही है? मीडिया में बच्चे निष्णात होते जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, कोई छोटा सा बच्चा, कोई परिवार के लोग आए और वो हाथ में मोबाइल है, अब उसे पता नहीं कि कहां से क्या हो रहा है, लेकिन वो खिसका खिसका के धीरे धीरे सब सीख रहा है, चलाना सीख जाते हैं। हम आप नहीं जानते हो कि छोटे छोटे बच्चे उसमें इतने निपुण हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ये बुद्धिमानी उनकी बढ़ती जाती है बाहर की। इसका परिणाम ये निकलता है कि आगे चलकर वे अपने से बड़ों को कुछ भी नहीं समझने की स्थिति में चले जाते हैं। वे समझते हैं कि जो हम हैं सो है, मम्मी पापा ने थोड़ी सीखा है सब, दादाजी ने थोड़ी सीखा है सब, जो हमने सीखा है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि दादाजी ने जो सीखा है वो ये मोबाइल सिखाने वाला नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो सीखा है वो ये भौतिक संसाधन सुविधाएं नहीं सिखा पाएंगे। उन्होंने अनुभव सीखा है, ये बौद्धिक है, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए बच्चों को अपने से बड़ों का अनादर करने की कोई भी प्रवृत्ति नहीं बनानी चाहिए। जो भी अपने से बड़े हों, घर में, परिवार में, समाज में, पड़ोस में, रिश्तों में, सबके प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए। इससे ये आदर का परिणाम अपने आप ही बहुत कुछ सिखाने में सहायक बनता है। और जिद नहीं करना। जिद तो बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चे जिद करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, बच्चे जिद करते हैं, बड़े लोग? हाँ, बड़े लोग नहीं करते। हाँ, बड़े लोग काहे के लिए जिद करते हैं? वे बड़े हो गए ना। मेरा संकेत आप समझ गए कि बच्चे ही जिद नहीं करते। हाँ, बड़ों की जिद में जरा वजनदारी ज्यादा रहती है, लेकिन नुकसानदेह। व्यक्ति को एडजस्टेबल होना चाहिए। जिंदगी को सुखी बनाना है तो एडजस्ट होकर चलना चाहिए। आप यात्रा करते हैं, अब 3 की सीट है और आप खड़े हैं, अगर बाजू वाला जो सीट पर बैठा है वो आपसे कहे या आप उससे कहें भैया थोड़ा सा खिसक जाए, थोड़ा बैठ जाए, तो एडजस्ट होकर बैठ जाते हैं। आप 3 पर 4 बैठते हैं, 2 पर 3 बैठते हैं, एडजस्ट ही तो करते हैं ना। ये तो नहीं करते कि भैया तुम खड़े हो जाओ हम बैठेंगे, संभव ही नहीं है। और ऐसी जिद करने से काम बनना भी नहीं है कि तुम उठो हम बैठेंगे, झगड़ा हो जाएगा। मेरा संकेत समझ रहे हैं आप? तो जिद करने से काम बिगड़ते हैं, एडजस्ट होने से काम बनते हैं। तो हर चीज में एडजस्टमेंट करने का मन रहना चाहिए।
एडजस्ट होने की आदत होना चाहिए। भैया थोड़े से तुम खिसक लो, थोड़े से हम बैठ जाएं, बात बन जाएगी। थोड़ा सा तुम मान जाओ, थोड़े से हम मान जाएं, बात बन जाएगी। और आप कहो कि हम भी अपना स्टैंड इसी जारी रखें और आप भी अपना स्टैंड जारी रखें, तो फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। ये जिद काम बिगाड़ती है। और ये ख्याल रखिए कि बच्चे ही जिद नहीं करते हैं। हाँ जी, आप अपना खुद बता दें तो अच्छा है मेरे कहने के। बच्चे ही जिद नहीं करते, बड़े भी जिद करते हैं। कैसे करते हैं आप स्वयं विचार कर लीजिए। 3 पॉइंट आपने लिखे। हमेशा आलस्य प्रमाद में रहना। इसके बाद है हमेशा आलस्य प्रमाद में। हाँ जी, चौथा पॉइंट लिखें, समय पर कार्य नहीं करना। चौथा बिंदु है समय पर कार्य नहीं करना। थोड़ा सा अपन लिख लें, है ना। व्याख्या करने में थोड़ा समय भी लगता है और फिर जो आगे का लेखन है वो भी थोड़ा बाधित होता है। पहले अपन झटपट लिख लें, फिर एक एक बिंदु को पढ़ते जाएंगे और जहां समझने की आवश्यकता होगी वहां अपन उसे समझ लेंगे। चलिए, कलम चलाइए, सावधानी पूर्वक लिखिए, आगे आगे का नंबर डालते जाइए। जिस रीति से आप लिख रहे हैं, एक के नीचे एक पॉइंट नोट करते जाइए। क्या लिखा? समय पर। अगला बिंदु, अनुशासन का पालन नहीं करना। अगला बिंदु, मोबाइल अधिक चलाना। अब नहीं चलाएं आप तो अच्छे संस्कार हो जाएंगे, और अधिक चलाएंगे तो बुरा संस्कार बना रहेगा। मोबाइल अधिक चलाना। अगला बिंदु, टीवी और मोबाइल देखकर भोजन करना। टीवी और मोबाइल देखकर भोजन करना। बहुत सारी बहनें लिख नहीं रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज हमें नोट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए? कई बहनों ने तो कापी ली है, वे कापी भी लेके नहीं आए, सुबह भी नहीं आए, शाम को भी नहीं आए। बहुत सारे पुरुष वर्ग में भी लोग कापी पेन लेके नहीं आए। थोड़ा सा आलस्य छोड़िए। अगला बिंदु, बात बात में गुस्सा करना। बात बात में गुस्सा करना। अगला बिंदु, चिड़चिड़ा स्वभाव होना। एक के नीचे एक लिखना है, लाइन से नंबर डाल रहे हैं तो नंबर बढ़ाते जाइए, लाइन खींच रहे हैं, स्टार बना रहे हैं तो वो बनाते जाइए। जैसा आप लिख रहे हैं उसी क्रम से एक के नीचे एक लिखना है। चिड़चिड़ा स्वभाव होना। अगला बिंदु, चोरी करने की आदत होना। चोरी करने की आदत होना। अगला बिंदु, आदत होना। अगला बिंदु लिखेंगे, दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई करना। दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई करना। अगला बिंदु, सूर्य अस्त होते होते भोजन करना। सूर्य अस्त होते होते भोजन करना। अगला पॉइंट, रात्रि में भोजन करना। पहले अपन लिख रहे हैं सारी बातों को, फिर थोड़ा सा कुछ बिंदु हैं जिन्हें समझना है।
सूर्य अस्त होते होते भोजन करना, इसके बाद है रात्रि में भोजन करना, इसके बाद है भोजन करना। बढ़े आगे चलिए। धर्म के कार्य, धर्म के कार्य, धर्म के कार्य रुचि पूर्वक नहीं करना, धर्म के कार्य रुचि पूर्वक नहीं करना। अगला पॉइंट, चैत्यालय में व्यर्थ चर्चाएं करना, चैत्यालय में व्यर्थ चर्चाएं करना। अगला बिंदु, प्रवचन के समय सोना। हाँ, इसमें तो मजा आ गया लोगों को, मतलब सोते हो। जिनको मतलब फूल खिल गए, उनके मन की बात हो गई। प्रवचन के समय सोना। आगे देखिए, धर्मायतन में, धर्मायतन में कोई भी वस्तु खाना पीना, धर्मायतन में कोई भी वस्तु खाना पीना। इन सब चीजों को सभी लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिनके पास नहीं हो वे नोट करने का प्रयास करें। अगला बिंदु, बिना पैर धोए, बिना पैर धोए चैत्यालय में प्रवेश करना। बिना पैर धोए चैत्यालय में प्रवेश करना। अगला बिंदु, चैत्यालय से बिना चंदन लगाए वापस जाना, बिना चंदन लगाए वापस जाना। अगला पॉइंट, कषायों की तीव्रता होना, कषायों की तीव्रता होना। अगला बिंदु, हाँ जी बताएं। चैत्यालय से बिना चंदन लगाए वापस जाना, कषायों की तीव्रता होना, कषायों की तीव्रता होना। अगला पॉइंट है, घबराहट और जल्दबाजी में कार्य करना, घबराहट और जल्दबाजी में कार्य करना। अगला बिंदु, कठोर वचन बोलना, कठोर वचन बोलना। अगला पॉइंट, लिए हुए नियम को तोड़ना, लिए हुए नियम को तोड़ना। हाँ जी, लिए हुए नियम को तोड़ना। अगला बिंदु, बात बात में झगड़ा करना, बात बात में झगड़ा करना। अगला बिंदु, कषाय पूर्वक, अगला पॉइंट, कषाय पूर्वक किसी के प्रति कषाय पूर्वक किसी के प्रति राग द्वेष की गांठ बांध लेना, कषाय पूर्वक किसी के प्रति राग द्वेष की गांठ बांध लेना। अगला पॉइंट, कलह प्रिय होना, कलह, कलह प्रिय होना। कलह, कलह, कलह माने झगड़ा करना, एक दूसरे को भला बुरा कहना, विषम बात करना, इसका नाम है कलह। कलह प्रिय होना, समझ में आ गया ना? हाँ, कलह प्रिय होना। हाँ जी, कलह प्रिय होना। हम ये बुरे संस्कार लिखवा रहे हैं, ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे।
नियम है कि आदमी में अच्छाइयाँ कम है और बुराई है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुण कम है, बुराइयाँ ज्यादा है। चलिए आखिरी चैत्यालय में आसादन दोष लगाना। चैत्यालय में आसादन दोष लगाना। आसादन, बड़ा आ सड़क का बड़ा सा, न खाली ना खाली, आसादन जी लिख लिए। चैत्यालय में आसादन दोष लगाना। कितने बिंदु हो गए टोटल? 27 हो गए। जी जहाँ जहाँ चैत्यालय लिखा है उसमें थोड़ा जी और लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। चैत्यालय जी से बिना चंदन लगाए वापस जाना, चैत्यालय जी में व्यर्थ चर्चाएं करना, चैत्यालय जी में आसादन दोष लगाना। जहाँ देख लीजिए, अभी अपन पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे तो सब चीज क्लियर होते जाएगी। चलिए पहला बिंदु क्या लिखा आपने? हाँ, कॉपी खोलिए, जो लिखा हुआ है उसे देखिए और हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, ठीक है? पहला बिंदु क्या लिखा? एक साथ बोलना है और ये ध्यान रखिए कि एक दो बार बोलने में ये चीज याद हो जाए, क्योंकि घर में तो आपको पढ़ने से फुर्सत मिलने वाली, पढ़ने से नहीं पढ़ने की हमें मालूम है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का काम यही पूरा हो। तो पहला बिंदु आपने लिखा है अपने से बड़ों की बात, ये बुरे संस्कारों के अंतर्गत है कि ऐसी आदत अगर हमारी बनी है तो ये हम सबके लिए होता ही है। दूसरा बिंदु क्या है? किसी भी बात के लिए इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है हमेशा आलस्य। हाँ, फिर अगला बिंदु है समय पर कार्य, इसकी चर्चा आज सुबह के सत्र में हमने काफी विस्तार से की थी कि 24 घंटे के समय को हम बांट कर चले कि कौन सा काम हमारी आवश्यकता अनुसार हमें कब करना है। अगर हम ऐसा अनुशासन बनाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सारे काम पूरे होंगे और कोई काम अधूरा नहीं होगा। तो समय पर कार्य करना, अनुशासन का पालन नहीं करना, ये बुरा संस्कार है। पालन करना अच्छा संस्कार है, नहीं करना बुरा संस्कार है। और अब खतरनाक बुरा संस्कार आ रहा है, मोबाइल अधिक चलाना। ये सभी के लिए समान रूप से बुरा संस्कार है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। बड़ी जी हमने एक कविता बताई थी आपको मोबाइल के बारे में, कौन से भाग में? थोड़ा सा कल सुबह बताना, आपने निकाल के रखना। मोबाइल अधिक चलाना ये बहुत बड़ी बीमारी बन गई है आज के समय में, और इतनी घातक हो गई है कि इसमें आपकी विचार शक्ति भी डेड हो जाती है, आपकी सोचने की पावर प्रभावित हो जाती है और काम करने की शैली भी प्रभावित होती है। और ऐसा भयंकर रोग है, इतना खतरनाक रोग है कि आप सोचोगे हम 5 मिनट जरा मोबाइल देख रहे हैं, घंटा भर कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। इस बीमारी से बचाव रखना जरूरी है। रोटी क्यों चल रही है? मोबाइल चलाने के कारण। दूध क्यों बनकर बदल रहा है? मोबाइल चलाने के कारण। हिसाब किताब क्यों भूल रहे हैं?
अधिक चलाने के कारण। ऐसे कितने सारे काम हैं। एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? ये बस सबसे बड़ा कारण है जो माताओं द्वारा किया जाता है, पैदा हुए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है। हाँ, सही बात। वो मतलब इतने अच्छे संस्कार दे देती है कि वो फिर हमेशा करते हैं। बिल्कुल, जब वो बच्चा रोएगा वो देखता है। समझने की बात क्या है, ये तय बात है कि हम संस्कार की बात कर रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य की मां ने अपने बेटे को भी संस्कार दिए थे और ऐसे संस्कार दिए थे कि उन संस्कारों ने उस छोटे से बालक को कुंद कुंदाचार्य बना दिया। और आज हमारी माताएं बहनें नन्हे से शिशुओं को, गीली सी मिट्टी को जब मोबाइल पकड़ाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि आगे चलकर उसका खामियाजा अपने को ही भुगतना पड़ेगा। उससे कोई भी अच्छी बात नहीं सीखेंगे। हमने अभी बताया आपको, छोटा सा बच्चा था, कुछ नहीं जानता था, हमने मोबाइल पकड़ा दिया, वो किसका आगे देख रहा है, कुछ भी खुल रहा है, धीरे धीरे करके उसकी आदत पड़ जाएगी कि यहाँ उंगली रखने से ये होता है, यहाँ उंगली रखने से ये होता है, और आगे चलकर उसमें बेही संस्कार आते हैं। तो अनुरोध ये है कि जब बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य हो, जब बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य हो, तो या तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखिए। भोजन आदि बनाते समय बहुत ज्यादा बात करने की आदत छोड़ें। कोई भजन स्तुति लगा दें मोबाइल में जो आप सुनते रहें तो भी ठीक ठाक है, लेकिन आहार बनाते समय बार बार मोबाइल छूना ये अपने आप में अशुद्धि का कारण है। आप कहां से आए, आपने उठा के मोबाइल से बात की, मोबाइल नीचे गिर गया, आपने उठा के फिर मोबाइल से बात की, चौके में रख लिया, आप उसी हाथ से रोटी बना रहे हैं, उसी हाथ से उसी मोबाइल को उठा के बात कर रहे हैं। ये सारी अशुद्धि का कारण बनता है, इसमें कोई शुद्धता नहीं रह पाती। तो अधिक मोबाइल चलाना बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है और बड़ों के लिए भी। ज्यादा मोबाइल चलाने से पहले एक बात आई थी कि टीवी ज्यादा देखने से, ज्यादा पास से देखने से आंख खराब हो रही थी। अब वो चीज मोबाइल के साथ हो गई, क्योंकि टीवी से तो आप दूर बैठ सकते थे, टीवी वहां रखी है, आप अपना स्टूडियो वहां रखे हैं तो आप उठा के यहाँ रख सकते थे, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन तो आपके बिल्कुल सामने रहती, तो थोड़ा कम दिखता है तो आप उसकी लाइट बढ़ा लेते हैं, आंखों पर चुभने लगता है। इस चीज से बचिए, क्योंकि आंख के पर्दे खराब हो रहे हैं, आंख का रेटिना बिगड़ रहा है, देखने की पावर डिस्टर्ब हो रही है और सबसे ज्यादा कान खराब हो रहे हैं। दूसरी बात, मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर बात कभी मत करिए। मोबाइल चार्जिंग में लगा है और आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, उसमें जो करंट आता है उससे उसकी मशीनरी गर्म होती है, कभी भी फट सकती है, कभी भी उसमें आग लग सकती है। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर बात करना ही है बहुत जरूरी तो स्विच ऑफ करो, उसके बाद बात करो। समझ में आ रही है बात? ये संस्कार मिटाना है गलती के। पेट्रोल पंपों पे लोग मतलब पेट्रोल पंप देते हैं, मोबाइल चालू। बिल्कुल सही बात। बिजली गड़कते समय, तेज पानी गिरते समय, पेट्रोल पंप पर और गैस टंकी आदि आप लेने गए हैं, वहां ऐसे खतरनाक स्थानों पर मोबाइल ले ही मत जाओ, और ले गए हो तो गाड़ी में बंद करके रखे जाओ, स्विच ऑफ करके रखो। एक पॉइंट पर जो था, हाँ जी, अंदर में शमशान में मोबाइल नहीं ले जाना। हाँ अभी आ रही है बात, अभी इसमें लिखी नहीं है लेकिन हम लिखेंगे, वो हम बताने वाले हैं अभी। और अगला जो बिंदु है, टीवी और मोबाइल देखकर भोजन नहीं करना। ये इतनी खराब आदत पड़ रही है। क्या है? टीवी मोबाइल देख के भोजन करते हैं आप लोग? जरूरी है नहीं, हम बुराई नहीं बता रहे, हम तो पूछ रहे हैं। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हैं टीवी और मोबाइल देखकर भोजन तो धन्यवाद की बात है, अच्छी बात है।
घबराना नहीं, हम सांत्वना दे रहे हैं। आप घबरा नहीं जाए इसके लिए। टीवी मोबाइल देख के भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कौन कौन करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे ईमानदारी से, डरिए मत। टीवी देखकर, मोबाइल देखकर भोजन कौन कौन करते हैं? हाथ उठा दीजिए, पूरा हाथ उठा दो। कोई कुछ नहीं कहेगा, पूरा हाथ उठाओ ना, पता तो चल जाए। उठ रहे हैं 25-30 हाथ उठ रहे हैं, 40 हाथ उठ रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, क्या अपन टीवी मोबाइल देखकर भोजन करके अच्छा काम कर रहे हैं? सही बताना, सही बताना। क्या ये काम करके अपन अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना? तो क्या करना है? कल से टीवी मोबाइल देखना अच्छा। हाँ नहीं, भोजन तो करना है, हम भोजन का त्याग नहीं करवा रहे हैं। भोजन तो आप बराबर जितना जैसा करते हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करिए, लेकिन उस समय टीवी मोबाइल बंद रखिए। देखो, जिसके लिए अपन सारी मेहनत करते भोजन करने के लिए कर रहे हैं ना, और कोई चीज अपन साका से नहीं कर पाए, कोई 2 रोटी सुकून से नहीं खा पाए, तो इतनी जिंदगी भर मेहनत करने से फायदा क्या है? भोजन आपके शरीर में रस देता है, ऊर्जा देता है, पावर देता है। और जब आप टीवी या मोबाइल देखकर भोजन करते हैं, तो जो चित्र सीनरी आप देख रहे हैं, उसके विचार तो आपके भीतर चलेंगे ना? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? फिर भोजन में भी वैसा ही रस बनेगा आपकी बॉडी में, जो आपको आगे चल के नुकसान का कारण है। तो क्या करना चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करना चाहिए कि नहीं? भोजन तो करना चाहिए, लेकिन टीवी और मोबाइल देखकर नहीं, टीवी मोबाइल बंद करके भोजन करना चाहिए। बंद करेंगे सब लोग जो हाथ उठा रहे थे? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये अपने लिए शोभा की बात नहीं है। देखो, हम शालीन समाज से हैं, सभ्य संस्कारों वाले परिवारों से हैं, तो कम से कम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में भी सभ्यता, शालीनता दिखना चाहिए। और ये छोटे छोटे संस्कार नहीं मिट पाए तो फिर आत्मा परमात्मा की बात करने से क्या फायदा होने वाला है? भगवान महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो, तारण स्वामी का शुभ संदेश भोजन करेंगे तो मोबाइल चाहिए। इतनी खराब आदतें पड़ गई हैं बच्चों की कि जब तक उन्हें मोबाइल नहीं मिले तब तक वो भोजन नहीं करें। इतनी खराब आदत। अधिकतर लोग मोबाइल पास सिरहाने रखें, ये भारी नुकसान की चीज है। सिरहाने मोबाइल बिल्कुल मत रखिए। अगर आप जहां सो रहे हैं वहां से कम 8 फीट की दूरी पर, 6 फीट की दूरी पर मोबाइल होना चाहिए। रात में स्विच ऑफ करके सो, सबसे अच्छी बात। बिल्कुल टेंशन मत करो, जो होना है वो सब निश्चित और अटल है। बिल्कुल टेंशन मत करिए कि किसका मोबाइल आएगा, किसका फोन आएगा, और ऐसे इंतजार करना ही क्यों ना, बेफिक्री से सो। ये भौतिकता की चीजें शरीर को नुकसानदेह हैं, इनसे सावधानी बरतिए। हाँ, तो क्या करना है? मोबाइल टीवी देखना बंद करना है कि जारी रखना है? बंद करना है। अच्छे मन से कि झूठे मन से? हाँ, अभी कहाँ अच्छे मन से, आवाज ही नहीं निकल रही।
तो कल से मोबाइल टीवी बंद करेंगे भोजन के टाइम पर? बोलिए हाँ जी के ना जी? हाँ, पंडित प्रदीप कुमार जी हाँ जी के ना जी? काय के लिए हाँ जी? हम समझे कि देखेंगे इसके लिए हाँ जी बोले। काय के लिए हाँ जी बोल रहे हैं? बंद करने के लिए कि देखने के लिए? बंद करने के लिए। तो कल से भोजन करते समय टीवी मोबाइल देखने का नियम पता नहीं भैया, दोनों की बातों में कौन से जादुई भावना छुपी रहती है। देखने का नियम के देखने के त्याग का नियम? देखने के त्याग का नियम। हम 2 मिनट और बात करेंगे, तब तक आप सोच लीजिए इस बुराई का कम से कम 1 वर्ष के लिए त्याग करना है। कितने दिन तक के लिए? 1 साल तक टीवी मोबाइल देखकर भोजन नहीं करेंगे। चलेगा? आजीवन। खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर काय का नियम दे रहे हैं? जिंदगी भर के लिए मोबाइल टीवी देखने का क्या भोजन करते समय टीवी या मोबाइल कोई चीज तो नहीं करते और हमेशा के लिए उसका बोलिए गुरु महाराज के। और अच्छा, ये संस्कार आने चाहिए, तब तो हमारा संस्कार शिविर है। उन्हें कहना कुछ और करना कुछ तो बात बनने वाली नहीं है। कितने वर्ष के लिए छोड़ रहे हैं? सोच लीजिए, जल्दी में। हम कल सुबह भी पूछ सकते हैं, लेकिन सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि राई के पांव रातों खत्म हो जाएंगे। पांव खटाखट बदलते हैं, देरी नहीं लगती। इसलिए सुबह से शीघ्र एक नियम ख्याल रखो जिंदगी में, अच्छे काम में देरी नहीं और बुरे काम में जल्दी नहीं। क्या ध्यान रखना है? अच्छे काम में देरी नहीं करना और बुरे काम में जल्दी नहीं करना। काम की चीजें हैं, ये साहित्य में नहीं मिलेंगी, ये ग्रंथों में नहीं मिलेंगी। अच्छे काम में देरी नहीं करना और बुरे काम में जल्दी नहीं करना। तो अभी अपन अच्छी बात कर रहे हैं कि बुरी बात कर रहे हैं? अच्छी बात। तो देखना अच्छा है कि नहीं है भोजन के समय? नहीं ना, तो त्याग करेंगे? बोलिए हाँ जी, ना जी। जब ऐसा हम कोई प्रश्न पूछे तो थोड़ा पंडित प्रदीप कुमार जी को याद कर लिया करें, हाँ जी ना जी बोल दिया करें। हाँ, तो त्याग करेंगे हाँ जी के ना जी? हाँ जी। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए? 2 साल के लिए? बढ़िया, खड़े हो जाओ। मुन्ना भैया, हमको देखते नहीं, वैसे ही त्याग तो करोगा। कल के लाने मोड़ा मोड़ी क्या करे? देखो दाऊ, दादू दादू देखो देखो देखो। हाँ बेटा लगाओ लगाओ लगाओ, इतने ही में तो काम खराब हो जाएगा। नहीं करते तो क्या कर दो? ठीक है, बहुत अच्छा। क्या खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा। ये चिरंजीव शुभ, सौरभ सौरभ शुभम, चिरंजीव शुभम और बेटी श्रीमती शिल्पी अब भी 21 तारीख को ये दोनों भव्य जीव गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं। बहुत खुशी की बात है। दोनों बच्चे धर्म की भावना से जुड़े हुए हैं। हाँ भैया, पंडित जी खड़े हो जाओ। हाँ जल्दी बोलते जाओ, क्या करते जाना है। हाँ चलो भैया, दोनों के लिए कम से कम सब लोग अनुमोदना करें, फूल खिला के दो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो क्या नियम ले रहे बेटा? भोजन करते समय शुभ शुभम
भोजन करते समय। बहुत बढ़िया, बोलो गुरु महाराज की। बिल्कुल ऐसे संस्कार आना ही चाहिए। बैठो बेटा, बहुत अच्छा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, धर्ममय हो, आनंदमय हो। हम सबकी शुभकामनाएं, समाज की शुभकामनाएं, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ भाई, बाकी के सब लोग कितने दिन के लिए नियम ले रहे हैं? 1 महीना, तुम्हारे नौकर लगे हम। 1 महीना, यही तो चालाकी है बेटा। मोबाइल जो ही तो सिखा रहा हूँ कम से कम। अरे दादू का नाम बदनाम नहीं कर देना बेटा। हाँ, तो कितने दिन के लिए दे रहे हैं? चलिए अंतिम फाइनल, भोजन करते समय टीवी और मोबाइल देखने का त्याग। भोजन करने का त्याग नहीं, भोजन करते समय आप बाकी के समय में देखें, मर्यादा के साथ, विवेक के साथ, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन भोजन करते समय टीवी मोबाइल नहीं देखना। कितने दिन के लिए नियम ले रहे हैं? 1 साल के लिए। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, बोलो आज से 1 वर्ष के लिए भोजन करते समय मोबाइल टीवी देखने का त्याग करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, पक्का रखना। कल शाम को सबकी रिपोर्ट हमें मिलने वाली है। बात करने की मनाही नहीं है, देखने की मनाही है। मोबाइल टीवी देखकर भोजन करने की मनाही है। वैसे तो पंडित जी हैं आप, इतना तो धीरज रखिए कि कोई जरूरी है बताए दो कि भोजन कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। नहीं, इतना तो बस शांति रखो। हाँ, बाद में बात करो। नहीं, घंटी बज भी रही हो, बजने दो। 5 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है, बाद में बात कर रहे हैं जी। भोजन करते समय उसको साइलेंट पे कर दो। और अच्छी बात, साइलेंट कर दो, दूर रखो, दूसरे कमरा में रखो। और मंदिर भी, चैत्यालय में अगर जरूरी है तो मोबाइल लाएं, लेकिन स्विच ऑफ करके बैठें। चालू हालत में मोबाइल ना रखें। मोबाइल की किसी से फोन पर वार्ता चैत्यालय में ना करें। जिनकी आवश्यकता नहीं है वे मोबाइल ना लाएं। जैसे आपको दुकान जाना है, कहीं जरूरी काम से जाना है, वहां उसकी जरूरत पड़ रही तो घर से ही स्विच ऑफ करके लाएं, उतनी देर के लिए बंद करके रखें। जैसा श्रीमान सेठ साहब नचेरी राजी कह रहे थे, शमशान घाट में भी मोबाइल ले जाना अच्छी बात नहीं है। वैराग्य का स्थान है, वहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई है जिसके लिए आप आए हैं, और वहाँ अपन दुनिया भर की मोबाइल से यहाँ वहाँ की बातें करें, ये शोभा नहीं देगा। इसलिए इसका भी त्याग करें कि उस स्थान पर मोबाइल लेकर बिल्कुल ना जाएं। हाँ, बस बताएं। आज ये बहुत तकलीफ है, मैं आपके समक्ष करना चाहता हूँ। मैं सिकंदरी गया, सेमनखेड़ी गया, और भी अंदर क्षेत्रों में गया। नाश्ते में और भोजन में 50-60% लोग जूते चप्पल पहन के धार्मिक क्षेत्रों में भोजन करते हैं। हाँ। और मैं लोगों को हाथ जोड़ के उतर पाता हूँ। इस प्रकार को लोग लगाई जाए, काय पर रोक लगाई जाए? भोजन में और नाश्ते में जूते चप्पल पहन के लोग करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। मर्यादा के साथ कार्य होना चाहिए। और ये संस्कार है खराब। भोजन करते समय तो क्षेत्रों पर इस प्रकार की कोई आदत नहीं होना चाहिए। इसमें विनय, विवेक और सावधानी, संभाल बहुत आवश्यक है। तो हमने आपसे टीवी और मोबाइल की बात विशेष रूप से की है। अब आगे कुछ विशेष पॉइंट रह गए हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करना है। इसकी चर्चा तो बाकी के बिंदुओं की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। और कल
ये बुरे संस्कार के बारे में जो भी हमारी चीजें हैं, इन्हें समझने के साथ साथ जो चीजें इसमें रह रही हैं, जैसे इधर हमने अच्छे संस्कारों में अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, वो एक पॉइंट रह गया है, एक समय पूरा हमें उसके लिए चाहिए। आसादन दोष लगाना, ये क्या दोष होते हैं ये भी हमें आपको लिखवाना है। 2 बिंदु ये रह रहे हैं जिनकी चर्चा हमें आपसे करनी है, और एक छोटा सा होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? करेंगे, करके लाएंगे? नहीं करो तो बताएं। हाँ, होमवर्क ये है कि हमने जो अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार आपको लिखवाए, हमने जितने भी बिंदु लिखे थे वे सब आपको लिखवा दिए, अच्छे भी लिखवा दिए और बुरे भी लिखवा दिए। आज रात इनका गहराई से अध्ययन करें और इनमें कौन कौन सी चीजें और जोड़ी जा सकती हैं अच्छे संस्कारों में और बुरे संस्कार, अगर आपके ख्याल में आती है तो एक कागज पर नोट करके हम इन पर्ची को दें। करेंगे? विचार करिए, सोचिए इसमें और अच्छे संस्कार क्या हो सकते हैं, बुरे संस्कार क्या हो सकते हैं, और एक कागज पर लिखकर हमें दीजिए। हम बताएंगे कि आपने ये अच्छे संस्कार बताए, बुरे संस्कार बताए। इस सभा से आपकी प्रशंसा होगी। विचार करके लाएं, लिख कर लाएं। शेष चर्चा अगले सत्र में। ओम शांति।